चलिए, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, सोर्स क्या था? बहुत अच्छा, यूएस का। और कहाँ से लिया गया? अरे प्रस्तावना तो बात आएगी ना, प्रस्तावना और कहाँ से लिया गया? जैसे कहा जाए कि एक मोटरसाइकिल खरीदी गई, मोटरसाइकिल का सारे पुर्जे एक ही कंपनी नहीं बनाती। आप लोग देखा होगा टायर किसका लगा रहता है? अलग कंपनी लगा रहता है ना। कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए ध्यान से सुनिए, कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। फ्रांस में एक क्रांति हुई थी 1789 में। वहां एक राजा था जिसका नाम था लुई 16वां, लुई 16 के नाम से वह वहां राज कर रहा था। उस समय फ्रेंच कर लें, फ्रांस कर लें, जो भी कर लें, उस समय तक कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का बाइफरकेट नहीं था। एक ही व्यक्ति के पास सभी अधिकार थे। आपने पढ़ा होगा इतिहास में, जहांगीर के काल में न्याय के लिए एक बड़े से घंटे लगे होते थे और जंजीर लगी रहती थी। उसको पकड़ करके क्या करते थे लोग? उसके दरबार के बाहर आकर के उसे हिलाते थे, वो घंटी बजती थी। उनके सिपह सलार ये जान जाते थे किसी को न्याय की जरूरत है। उस समय तक यह विधि नहीं थी, राजा के पास ही सारे अधिकार थे। जनता ने चाहे जाने या अनजाने में जो भी कुछ गलतियां की होगी या जो भी कंडीशन रहा होगा, उस समय लुई 16वां ने बहुत अत्याचार किया। कब का टाइम है? 1789 का। अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? आप लोग ध्यान देंगे, कोरिलेट करना सीखेंगे। बार बार मैं कल कह रहा था कि कोरिलेट करना सीखेंगे, ठीक है। उस स्थिति में एक विचारक निकल के आए जिसका नाम था मॉन्टेस्क्यू। वहीं से यह शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है। तीनों को बाइफरकेट कर दिया गया और 2 साल तक कोर्ट में बहस चलने के उपरांत लुई 16वां को फांसी की सजा सुना दी गई थी। अब कहेंगे कि न्याय तो बाद में आया, गलती तो पहले किया गया था। आप लोगों में से अगर कोई यहाँ पे कोई ऐसी गलती करे जो यह सदन अक्षम करने की स्थिति में हो, तो फिर ये कहाँ जाएगा? यहाँ के व्यवस्था अधिकारी के पास। उनका जो निर्णय होगा, कहेंगे आप या तो 1 हफ्ते के लिए क्लास में नहीं आएंगे या हमेशा के लिए क्लास से बाहर रहेंगे, होगा ना। सेम वही विधि वहां लागू हुई। उन्होंने गलती किया था क्योंकि तीनों अधिकार उनके पास था, इसीलिए नियम बनाना, नियम का पालन करना, नियम का जांच करना स्वयं करते थे। अपनी गलतियां उन्हें नहीं दिखती थी। उसी समय आपके जो प्रस्तावना में शब्द आया, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, यह 3 शब्द आपके प्रस्तावना में वहीं से कट पेस्ट करके यहाँ पे लाए, जिसको आप आगे भी अध्ययन करेंगे। स्वतंत्रता हमारे मूल अधिकार में जो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 में स्पष्ट दिखता है, आप उसे जानते हैं। 14 में स्पष्ट दिखता है कि समता या समानता का अधिकार दिखता है ना। इन चीजों को यहाँ ध्यान में लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक चीज और आया हुआ है, वो आया हुआ है आपके रूस से। रूस में भी क्रांति हुई थी 1917 में। जब वहां से क्रांति हुई, वहां से भी कुछ मैटर आए थे। क्या? बहुत अच्छा, यह 3 चीज कट पेस्ट करके वहां से लाया गया, ठीक है। और एक चीज और ध्यान दें, 2 चीजें आपको मिला ना, एक फ्रेंच से मिला, एक कहाँ मिला? रूस से, रसिया से मिला। और तीसरा हमारा जो 42 अमेंडमेंट है, कहाँ है, कब हुआ था? 1976। मैंने उस दिन बताया था ना, इस 6 को अगर इसको दोनों को प्लस कर देंगे अपने आप यह निकल के आ जाएगा। और 44 में भी अगर इसको प्लस कर देंगे तो अगला अमेंडमेंट 78 आ जाएगा, ये आ जाएगा। भूलेगा नहीं, कभी कभी इस तरह की चीजें दे देता है तो आप कंफ्यूज करते हैं। इतना चीज आपको कभी रखना नहीं पड़ेगा। इस कंडीशन में 3 चीज जोड़े गए थे, ध्यान से सुनेंगे। क्या क्या? बहुत अच्छा, आप अपने जोड़ दीजिए। कहाँ जोड़ दीजिए?
प्रियम्बल में जोड़ दीजिए आपस में, ध्यान रखें कभी नहीं भूलेगा। यहाँ ऐसे आ ले लीजिए, आपस आपस में जोड़ दीजिए। अखंडता पंथ निरपेक्ष समाजवादी आपस में जोड़ दीजिए। कहाँ जोड़ना है? प्रियम्बल में। अभी तक प्रियम्बल में केवल सिंगल अमेंडमेंट हुआ है, वो भी 42 अमेंडमेंट। ध्यान रखेंगे आपस में कहाँ जोड़ना है? प्रियम्बल में। प्रियम्बल को क्या कहा गया है? एम एन राय ने क्या कहा था सबसे पहले? आइडेंटिटी कार्ड नानी पालकीवाला ने कहा था, परिचय पत्र नानी पालकीवाला ने कहा था, वहां ध्यान देंगे। यहां पे किसने कहा था? नहीं ध्यान आया? एम एन राय ने कहा था संविधान भारत की आत्मा है। कहा था ना? नहीं, प्रस्तावना जो है यह भारत की आत्मा है, इस तरह से कहा था। जो प्रस्तावना है वह भारत की आत्मा। इसी आधार पे बहुत सारे संशोधन किए भी गए हैं और आपको भी सामने आएगा। अब आप समझ गए ना क्या जोड़ा गया था? अक्सर इस पे क्वेश्चन बनते हैं, इसमें से प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था, क्या जोड़ा गया, तीनों को अलग अलग प्रैक्टिस करके दे देता है। अब नहीं भूलेगा ना? किसी को ऐसी संभावना भूलने की? चलिए हम लोग थोड़ा सा बात देख लें। $1960 का केस है, ध्यान से सुनेंगे। हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय जी ने एक समस्या को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से, उसमें सिन्हा साहब चीफ जस्टिस थे, उनसे एक विचार मांगा जिसका नाम है बेरूबारी केस। कब का था? 1960। वो कोई ऐसा वाद नहीं था कि जिसका कोई पक्ष हो। वो क्यों लाया गया था? उन्होंने विचार इसलिए मांगा था कि जब हमारा भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था तो बांग्लादेश का कुछ पोर्शन इस तरह से बटा हुआ था, जैसे आपने देखा होगा ईसीजी, कितने लोगों ने देखा है? ईसीजी ग्राफ किसी ने देखा है? क्या करता? ऐसे चलता है ना। अगर सीधी हो जाए तब क्या होगी? तो फिर यहाँ सीधी क्यों करने की बात कर रहे हैं? सीधी करने की क्यों बात कर रहे थे फिर हमारे महोदय लोग? नहीं, सीधी करने की बात नहीं कर रहे थे। यहाँ वो बात ये कर रहे थे कि जब रेखाएं ऐसे 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 हैं, एक तो सबसे बड़ी समस्या क्या थी? सिक्योरिटी की। हर पॉइंट पे हमें सिक्योरिटी देने के लिए ज्यादा एक्सपेंडिचर, ज्यादा खर्च हो रहे थे, उसको ध्यान में रखते हुए। और दूसरा सबसे बड़ा जो मेजर कारण था, मान लीजिए आप यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, आपके मामा का घर यहाँ है। अब मामा कहाँ चले जाएंगे? आप के इंडिया में। ये कहाँ चले जाएंगे? पाक। अब दोनों के मिलना क्या होगा? सामान्यतः नहीं। कैसे मिलेंगे? उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा। इन दो चीजों को मुख्यतः ध्यान दे करके हमारे राष्ट्रपति महोदय ने सुप्रीम कोर्ट से विचार मांगा कि क्या इन भूमियों का आपस में आदान प्रदान करके कुछ हद तक इन सीमाओं को सीधा किया जा सकता है क्या? यही केस था बेरूबारी। अब किसी को कोई दिक्कत है? हाँ, अगर क्वेश्चन आता है तो हमें नहीं लगता कि आप लोग इसको आसानी से टिकल नहीं कर पाएंगे। ऐसा है किसी को? इसके बाद आता है अभी तक के इतिहास में, संविधान के पूरे इतिहास में इतना बड़ा बेंच जजों का अभी तक कभी नहीं बैठा था। क्या नाम था? केशवानंद बनाम केरल राज। केरल में एक मठ था, बहुत अंदर जाएंगे टाइम लगेगा हम लोग को। वहां पर एक संत महात्मा थे जिनका नाम ही यही था, केशवानंद। उन्होंने अपने कुछ भूमि को लेकर के, उस परिसर की कुछ भूमि को लेकर के, जिसमें सरकार उसे 9 शेड्यूल में डाल करके आगे बढ़ रही थी, उस स्थिति में उन्होंने एक वाद डाला। अभी हम लोग फिर पीछे चलेंगे बेरूबारी में। वहां जब वाद डाला तो 15 जजों की, कितने जज थे?
13 थे कि 15 थे? आ गया। चलिए, इसका मतलब आप लोग जान करके आए हैं। 13 जजों की बेंच ने वहां पर निर्णय सुनाया। किस लिए निर्णय था, ये था क्या, पहले ये जानें। बेरुबारी केस को हम लोग हटा दें। बेरुबारी केस में ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग तब है क्या, जब संविधान का भाग नहीं था तो है क्या। उन्होंने दो आधार बनाया। उन्होंने जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा भी होगा कहीं, ये नोटबुक है ना, ये कॉपी है, इसे कहते हैं नोटबुक। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ, लिखा है ना, क्या नोटबुक खरीदते समय हमने इसका भी पैसा पेमेंट किया था? किया था ना, किया था। क्या इसका उपयोग अंदर कर रहे हैं? नोटबुक किस लिए खरीदा था? किस लिए? लिखने के लिए। इसी आधार पे अगर देखा जाए तो यह इसका भाग भी नहीं है और दूसरे पहलू से देखा जाए इसका भाग है। कैसे, ध्यान दें। अगर कहीं बीच में कोई शब्द आता है जिसे लिखना पड़े व्याकरण, अगर आपको कंफ्यूज होता है कि व्याकरण कैसे लिखा जाएगा, तो आपको पता है कि मुख्य पेज पे आप पलट करके वहां देखें और उसको क्या करेंगे, संशोधन कर लेंगे। जिसे आपने देखा, खाया होगा, बर्फी खाते हैं आप लोग, काजू की बर्फी किसी ने खाया है? अगर नहीं खाया तो आज जाकर खा लीजिए। उसपे एक चांदी का क्या लगा रहता है, वर्क लगा रहता है। क्या बर्फी खरीदते समय चांदी का भी पैसा पेमेंट करते हैं? अगर दुकानदार ने कह दे कि अगर यह जो चांदी का वर्क लगा है इसका 25 रुपये अलग से है, तो क्या आप लेंगे? नहीं लेंगे ना। सेम यही केस यहाँ, ध्यान दें। जब बेरुबारी ने कहा कि संविधान का भाग नहीं है, जो भाग ही नहीं है तो बात ही खत्म हो गई, वहां पे डिस्कस करने का पॉइंट खत्म हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं केशवानंद पे लेकर के। केशवानंद ने क्या कहा, उस बात में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सिकरी साहब थे उस समय, उन्होंने क्या कहा, भाग है। जब भाग हो गया तो फिर क्या होगा, उस पर विचार होगा ना। जब भाग मान लिया गया, सपोज करिए ये भी कहा ना हमने कि चांदी का जो उस पे रैपर लगा हुआ है, चाहे आप उसे निकाल करके अलग कर दें, चाहे उसके साथ खा जाए, वो आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन जब भी संविधान में कोई भी संशोधन की बात आएगी, उस जगह पे प्रस्तावना को हमें देखना पड़ेगा, प्रियम्बल को देखना पड़ेगा। तो प्रस्तावना में लिखा क्या है, देखना तो पड़ेगा, लिखा क्या है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। संविधान किसने बनाया? किसने बनाया? हम भारत के लोग। तो हम लोग तो नहीं गए थे उसमें, हम लोग तो नहीं गए थे। कोई गया था इसमें से? नहीं गया था। सभी लोग गए थे, इसे मान करके चलना पड़ेगा। सभी लोग गए थे। आपको नागरिकता कैसे मिली थी? नागरिकता कैसे मिली थी? किस आधार पे? संविधान पूरा पढ़ गए, प्रियम्बल कह रहे हैं, मतलब नागरिकता। आप लोग को ये ध्यान नहीं है कि नागरिकता आपको कैसे मिली? हमारे एंसेस्टर वंशानुगत के आधार, ध्यान रखें। आप किसी के वंशज है ना, जो भारत में निवास करते। जब उन्होंने जो चीजें अनुमति दे दी अपने प्रतिनिधि को कि आप संविधान बनाइए, तो वह चीजें, उनकी संपत्ति आपको हैंडओवर हुई ना? नहीं हुई है। वंशानुगत के आधार पे जब कोई भी व्यक्ति
अगर मर जाता है, सपोज करिए ये, इसको क्या हो, ये भी मर गया। कोई व्यक्ति ए है, अगर ये मर जाता है, इसकी प्रॉपर्टी किसको जाती है? बीवी को जाती है ना। तो जो उनके कमिटमेंट थे किससे? संविधान सभा के, वह चीजें उन्होंने स्वीकार किया, तो वो आप पे नहीं जाएगा? जाएगा ना भाई। जब उनकी आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उनके आधार पे आप नागरिकता ले रहे हैं, तो उन्होंने अगर एक मेंबर को इलेक्ट करके चाहे सेलेक्ट करके उन्होंने वहां भेजा, तो वह चीजें आपको भी स्वीकार करनी होगी। आपको मैंने बताया था कि अगर जो व्यक्ति भारत के संविधान का अनादर करेगा, भारत के संविधान के प्रति निष्ठा नहीं रखेगा, उसकी नागरिकता उसके आधार पर भी छीनी जा सकती है। बताया था ना। परित्याग वाले कंडीशन में 3 तरह की नागरिकता बताई गई थी ना, जो जा सकती, जिससे कौन कौन सी थी? किसी को याद नहीं रह गया? चलिए वहां जाते नहीं जाएंगे हम लोग, आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको एक बार पुनः। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, क्या शब्द निकल के आया? संपूर्ण आया ना, संपूर्ण। और क्या आया? प्रभुत्व। और क्या? कितना बढ़िया आप लोगों ने याद कर लिया। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज। क्या करने के लिए? बनाने के लिए। सारे शब्द आपके सामने आ गए ना। अब जान लीजिए संपूर्ण का मतलब आप लोग जान रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि संपूर्ण क्या है। इसके पहले शब्द क्या था? हम भारत के लोग, भारत को आया ना। किसको बनाना है? क्या बनाना है? संपूर्ण। क्या करना है? प्रभुत्व। प्रभुत्व मतलब क्या होता है? कहते हैं कि इस कुर्सी पे मेरा प्रभुत्व है, यह मेरे लिए बना है। समाजवादी अभी आप लोगों ने पढ़ा था 42 वाले में, कहां से आया था? आया था ना। पंथ निरपेक्ष, इसके पहले क्या था? धर्म निरपेक्ष। अरे बाबा समझा करो, 42 लिखे हुए है ना यहाँ। 42 देख रहे हो ना, तो 42 को ध्यान में रख के चलो ना। फिर बहुत ज्यादा खींचेंगे हम लोग, खींचते रह जाएंगे। चलिए ये चीजें आई ना, समझने के लिए कोऑर्डिनेट करेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा। और क्या आ गया? लोकतंत्रात्मक गणराज। लोक का मतलब जानते होंगे आप लोग। तंत्रात्मक मतलब क्या है? लोक मीन्स पब्लिक, तंत्र मतलब सिस्टम, जाल जिसे बोलते हैं कोई चीजें। अब देखिए हम लोगों ने ये समाजवादी क्या है, ये पहले भी हमारे सिस्टम में था। तीनों चीजों में कुछ नया चीज ऐसा नहीं जोड़ा गया था कि जो हमें लग रहा है कि 42 में जोड़ा गया। केवल शब्दों का हेर फेर, थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने के लिए, जिस शब्दों से थोड़ा सा धुंधलापन दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि उसी धुंधलापन को दूर करने के लिए जो आयरन मैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तत्कालिक में कौन थे? इंदिरा गांधी ने, उन्होंने क्या किया था? केशवानंद वाले केस को आगे ले जा करके तोड़ मरोड़ करके उन्होंने अपना कार्य किया था। केशवानंद केस कब हुआ था? 1973 में। और ये कब हुआ था? 76 में। तो उस समय यह समाजवादी, आज आप देखते हैं हमारे देश में बहुत सारी चीजें जो गवर्नमेंट सेक्टर की हैं और बहुत सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर। जो हमारे प्रस्तावना में आर्थिक आता है ना,
आर्थिक पद आता है जगह ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कहाँ से लिया गया था? रूस से। उस वो भी शब्द यहाँ देखें, समाजवादी, यही जो समाज है, यही जो सोशलिज्म है, ये शब्द उठा करके इसलिए स्पष्ट किया गया कि जो भी हमारे संसाधन है इसमें पूर्ण रूप से प्राइवेट सेक्टर का नहीं होना चाहिए, उसमें मिक्स होना चाहिए। कोई भी चीज है उसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होना ही होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश क्या है? गरीब है। अगर हम सारे सिस्टम को प्राइवेट में दे देते हैं तो प्राइवेट, आज हमारे रेल को लेकर के कितने धरना हो रहे हैं, बैंक को लेकर के क्या क्या हो रहा है, देख रहे हैं ना। सेम वही चीज को दूर करने के लिए यहाँ पे कि जो भी व्यवस्था होगी वह मिक्स चलेगी। चाइना में देखेंगे आप, अगर चाइना के केस में इस शब्द पे जाएंगे तो वहाँ पे क्या है, सभी चीजें आप पैसा लगाइए और पैसा कमाइए। इसे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल है ना, लेकिन अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल न होते तो बहुत सारे लोग जो गरीब तबके के लोग, उनकी क्या होती, इलाज नहीं हो पाती। यही शब्द सेम समाजवाद, ठीक है। पंथ निरपेक्ष जो पहले कहा था धर्म निरपेक्ष, कोई भी देश धर्म से अपने को वंचित नहीं कर सकता, यह स्पष्ट है। इसी शब्द को, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यह धर्म की जगह पे पंथ मान लिया गया। भारत जो हमारा राष्ट्र है, हमारा राज्य जो भी कहे, उस समय राज्य कहा जाता था, वह धर्म से निरपेक्ष नहीं हो सकता। किसी न किसी धर्म को मानेगा ना, मानेगा ना, नहीं मानेगा, मानेगा। जब मानेगा तो फिर क्या होगा, भेदभाव होगा। इसीलिए इस शब्द को लाया गया कि किसी भी धर्म को प्रोत्साहन नहीं देगा, किसी भी धर्म को राजधर्म के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। अब देखा होगा हमारे राष्ट्र की भाषा कौन है? हिंदी। दूसरी भाषा कौन है? उर्दू। कब लिया गया? राजभाषा कहें उसे, राष्ट्रभाषा तो छोड़ दें, उस समय की कंडीशन में राजभाषा ही बोलेंगे, ठीक है। ये राज शब्द से आप दिमाग में हट करके चलेंगे, ये राज स्टेट से मतलब नहीं है, यूपी बिहार से मतलब नहीं है। यहाँ पे संविधान के केस में जब मैंने उस दिन आपको बताया था पहले दिन ही शायद कि राज्य की क्या क्या परिभाषा है, बताया था ना, क्या बताया था? निश्चित जनसंख्या बताया था ना, जनसंख्या, और सरकार, भूभाग, निश्चित भूभाग होगी, और क्या होगी? संप्रभुता। संप्रभुता में क्या था? बाह्य और आंतरिक रूप से निर्णय लेने की क्षमता, बताया था ना। वहां पे यह राज्य, अगर समझाना पड़ेगा ढंग से, यह राज्य की परिभाषा में मिलता है, राष्ट्र की बात नहीं आती है। वहां पे वह अलग बात है कि उसका कन्वर्जन राष्ट्र के रूप में, लिखित रूप में बाद में हम लोग अपना यूज करते हैं। चलो, जब राज्य हमारा या राष्ट्रीय मान लेते हैं कि जब किसी भी धर्म संप्रदाय किसी के लिए अलग से कुछ नहीं करेगा, तो यहाँ पर 25 to 28 ये है क्या? तो प्रियम्बल हर जगह संविधान में लगभग मैक्सिमम अधिकांशतः कार्नर को टच करते हुए ये चलेगा। इसीलिए इसे आत्मा जो शब्द कहा गया, जिसे आपके शरीर से अगर आत्मा को निकाल दिया जाए, आत्मा शरीर में कहाँ रहती है? आत्मा दिल में रहती है। दिल का कार्य क्या है? ये काम केवल है उसका, क्या बताइए क्या है? तो आत्मा कहाँ है? वहां वो तो बह गया होगा। जब बीपी बढ़ेगा तो नहीं बह जाएगा। अगर बीपी नॉर्मल है तो कोई बात नहीं, पड़ा रहेगा, लेकिन जब बीपी बढ़ेगा तब क्या होगा? बढ़ जाएगा ना। तो फिर आत्मा गई कहाँ? आत्मा कहीं नहीं। वही तो पूछ रहा हूँ, आत्मा है कहाँ? आपका सोल कहाँ है? हाँ, नहीं है ना। तो किसी भी चीज को बढ़ावा चले, आजा, इन्होंने कहा आत्मा कहीं नहीं है, अभी खोज के लिए आएंगे अपना, ठीक है, खोजिएगा, मिलेगा कहीं ना कहीं। पंथ निरपेक्ष, ठीक है। हम लोग बहुत जल्दी डीप जाएंगे, बहुत समय लगेगा। टाइम कितना हो गया?
पहुँच गए हम। सर आज छुट्टी भैया एक्स्ट्रा टाइम ले लीजिए सर, हाँ आधा घंटा और ले लीजिएगा। तो मुझे भी टाइम चाहिए ना। चलें, जब किसी भी धर्म जाति संप्रदाय को आश्रय नहीं देगा, आप लोगों देखेंगे कि एक संप्रदाय को कटार रखने की अनुमति है। जब हम एक बार कहते हैं कि हाँ पंथ नहीं, किसी को हम कोई चीजें आश्रय नहीं देंगे, है ना। किसी भी अल्पसंख्यक को अपने इच्छा अनुसार एक संस्थाएं, शिक्षा संस्थाएं डालने की अनुमति है, लेकिन वह अपने सिस्टम के अनुसार चलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गोरखपुर में कई कॉलेज आपने देखा होगा, कौन से कॉलेज है? इस्लामिया। और कोई कॉलेज वो गवर्नमेंट से पोषित नहीं है। बहुत अच्छा, सेंट्रल ड्यूज क्रिश्चियन कॉलेज है। एक मुस्लिम कॉलेज का नाम आया, एक क्रिश्चियन कॉलेज का नाम आया। वहां पे क्या होता है, वह केवल अपने धर्म के लोगों के लिए स्थापित नहीं किया गया, क्योंकि उन्हें फंडिंग कहां से मिलती है? सरकार से। अगर सरकार से फंडिंग मिल रही है तो आप अपने धर्म के बढ़ावा देने के लिए, अपने सिस्टम के लोगों के लिए केवल वह संस्था नहीं चला सकते। इसी आधार पे वह चीजें को रोक लगाई गई है कि हमारा राष्ट्र या हमारा राज्य किसी एक धर्म को पोषित नहीं करेगा। उसी को जानते हैं आप लोग, उसकी देखभाल करना, उसकी सारी सुविधाओं का ख्याल रखना, उसे पोषित करते हैं। चलें हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। इसका मतलब आप लोग जानते हैं, बताने को जरूरत नहीं है। लोकतंत्रात्मक बताई दिया भी कि लोक क्या है, और गणराज जोड़ दी। गण मीन्स क्या होते हैं? शंकर जी का आपने कभी वो देखा है किसी मतलब रूप में कोई चीजें? उनके पास बहुत सारे गण रहते थे, देखा आपने? नहीं देखा? नंदी क्या था? तो गण क्या होते हैं? लोकतंत्रात्मक माने जो पब्लिक है, यहाँ पे लोग मतलब पब्लिक से ले लें, पब्लिक तंत्रात्मक। ये गणराज्य, जो लोग हैं, गण लोग हैं, लोग हैं, जो राज्य है, जो उसका गठन है, उसके अनुसार ही हमारा संविधान चलेगा। चाहे वो संविधान हमारा प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, फिर भी हम गणराज्य के रूप में लेंगे। ठीक है, उसको अपने रूप में लेंगे। आगे क्या था इसमें? सामाजिक, राजनीतिक और एक क्रम है, उसका क्रम नहीं भूलेंगे, ध्यान रखेंगे। क्रम सेट करने के लिए न्याय 3 प्रकार के हैं हमारे प्रस्तावना में। और कहाँ मिलता है न्याय? बहुत अच्छा, बीपीएसपी में भी ये दिखता है। बहुत अच्छा। अभी तक कहाँ कहाँ दिखा प्रस्तावना? अभी तक पेपर कहाँ कहाँ दिखा? आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, और कहाँ दिखा? ये 19 से 22 भी दिखा। और कहाँ दिखा? 25 to 28 लिखा ना? कहाँ दिखा? फंडामेंटल राइट कहाँ तक है? 13 है कि 32 है? 35। इसमें अधिकांशतः आज के हमें क्या हुए मिले ना? यहाँ पे एक आर्टिकल आता है 32, ये भी चला गया। 32 क्या है? इसी के अधिकार पे आप कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनता है, यहाँ पे जब हम लोग डीपीएसपी की बात कर रहे हैं वहां पे आ जाएंगे। डीपीएसपी के लिए हम कहीं नहीं जा सकते ना,
जैसे कहा जाए कि अगर हम या हम लोग, वो भी नहीं चलता, ये तो परमानेंट मार्कर था सर। अच्छा, ये परमानेंट ही है, आप छुड़ाइएगा बैठ कर, ये परमानेंट नहीं है। देखिए यार ऐसे छूटेगा नहीं है, देखिए नहीं छूटेगा, छूटेगा नहीं, कोई बात नहीं, अरे छूटेगा नहीं है, छूटेगा नहीं, उसको दीजिए ना, उसी से काम चलाएंगे, उसी से काम चलाएंगे। जब आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट आपकी बात सुन रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट आपकी बात नहीं सुन रहा है किसी भी केस के लिए, तब आप क्या करते हैं? इसके केस में कहा जाता है कि यह वाद योग नहीं है। जब नहीं है तो क्या करेंगे क्या इसके लिए? अभी हमने कहा ना कि आप लोगों को अगर इसमें किसी से कोई झगड़ा हो जाए, मैं कह दूं कि नहीं गलती आपकी है, आपकी नहीं है, अगर ये सशक्त हैं तो ये क्या कहेंगे, चलो बाहर देखता है, जाएंगे ना। यहाँ तो जो फैसला हो गया, चाहे हमने कहा नहीं ये कोई बात की चीज नहीं है, यह आप लोग इस पे कोई राहत नहीं पाएंगे, आप लोग अपने अपने घर जाइए, फिर अगले दिन से काम करिए। लेकिन बाहर जाके क्या हो गया, यही बीपीएसपी है जो अभी आपने कहा ना, सामाजिक, आर्थिक और अब आपको एक अधिकार मिला ना, समाज का, एक राजनीति का। जब वह प्रतिनिधि जिसके विपक्ष में आपने गए थे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आप गए थे, अब 5 साल बाद वह व्यक्ति जब हमारे सामने आएगा जिसने यह नियम हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपा था, तो हम क्या करेंगे, क्या लगाएंगे, मुहर लगाएंगे, जजमेंट देंगे कि अब हमारा जजमेंट सुनो, आउट ऑफ ट्रैक, तुम्हें हम सरकार से बाहर करते हैं। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट नहीं सुना, उसके पास उस अधिकार से बाहर था, तो मेरे पास अधिकार है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, संविधान कौन बनाया है, हमने बनाया। अब हम संविधान में अपने अनुसार चलाने की क्षमता रखते हैं। यह डीपीएसपी की बात आती है, यहीं पे बात आती है आपकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। एक क्वेश्चन तो रहेगा ही, पढ़ाई ही क्वेश्चन के लिए हो रही है, क्वेश्चन नहीं आएंगे तो पढ़ने से फायदा क्या। चलिए बोलिए सर। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो जजमेंट आया था, उसमें बोला गया था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, बोला गया था संविधान का भाग है नहीं। सर दोनों में मतलब क्या माने, क्योंकि सर 73 में 76 में संशोधन हो गया, संशोधन उसी में हो सकता है जो संविधान का भाग है। तो बेरुबारी कब आया था? तो सर हमें बोल रहा है कि मतलब ये माने, आप ही समझ लीजिए ना, आप ही की बात पे चल रहा हूँ। ये अब यहाँ आया, ये यहाँ आया, इसने कहा कि यह हेलमेट आपका नहीं है। यहाँ के सुप्रीम अधिकारी ने आकर कह दिया कि यह हेलमेट आप ही का है, क्योंकि इस पे देखिए लिखा हुआ, इसका अर्थ निकालो, लिखा है ना। सुप्रीम कोर्ट को इतनी अथॉरिटी है, इसे यहाँ के सुप्रीम अधिकारी को इतनी अथॉरिटी है कि कोई भी निर्णय अपने विवेक से भी ले सकते हैं। अगर सरकार ने कोई सिस्टम बनाया है, सरकार ने थोड़ा कहा था कि ऐसे गोलंबर में बैठ के पढ़ाई करिए, कहा था। अब संविधान के अनुसार काम करेगा ना, अपने मन से थोड़ी काम। सुनिए तो अपने जजमेंट को बदलने का सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल में है ना, अधिकार है, तो अधिकार है ना, हाँ होगा अपना। जब अधिकार है तो वो अपने जजमेंट को बदलने का अधिकार है, तभी तो बदला। बेरुबारी में जब उन्होंने कहा कि संविधान प्रस्तावना का भाग नहीं है, लेकिन जब केशवानंद भारती बनाम आयात इन्होंने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग है। यह जब भी आप इसमें संशोधन करेंगे तो आपको प्रस्तावना देखना पड़ेगा, पलट पलट करके प्रस्तावना देखना पड़ेगा। जैसे आपके ऊपर जब कोई संकट आती है तो आप क्या करते हैं, क्या रखना शुरू करते हैं, श्री गुरुचरण सरोज रज
जब अकेले कहीं फंस कर क्या करते हैं? मान लीजिए आप सुनसान जगह पे जा रहे हैं और आपको लगता है कि यहाँ पे कोई भूत देवता कुछ आ सकते हैं और हमारे ऊपर अटैक हो सकता है। जब होता नहीं है ऐसा, किसी को होता नहीं है, तो आप क्या करना शुरू करते हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर शुरू करते हैं ना। वही तो प्रस्तावना है। और क्या है? जब कुछ चीजें आपके संकट आएगी तो किसको बुलाया आपने? वही चीजें प्रस्तावना को इन्होंने कह दिया केशवानंद ने कि नहीं, देखना पड़ेगा। वह संविधान के बाकी भागों से अलग नहीं किया जा सकता, भले ही उसका भाग नहीं है, उसे बिना देखे नहीं चल सकते। इसीलिए क्लियर किया गया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, साफ साफ हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, क्या समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, जब शब्द ही अपने आप में है तो आपने कह दिया कि संविधान का भाग नहीं है। नहीं है, अब बात समझ रहे ना? क्योंकि हमने कहा ना कि आप इस पे आपका एक सिंबल लिखा हुआ है, उसके आधार पर उसने क्लियर किया कि जो शब्द लिखे हुए हैं उसको आप पढ़ें। सुप्रीम कोर्ट के पास इतने पावर हैं कि वह अपने जजमेंट को जिस रूप में चाहे उस रूप में सिम्प्लीफाई कर सकता है, लेकिन एक दायरे के अंदर रहकर। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर दे। चलिए, हम लोग अब क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक कर दे या राजनीतिक कर दे, दोनों चीजें। न्याय, यहाँ न्याय की बात आ रही है। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी कि संविधान में कितने तरह के न्याय हैं। ये आप DPSP की बात अभी मैंने बता दिया ना कि जब आपको न्याय नहीं मिलेगा इसके तहत, तो फिर आप अपनी मुहर क्या लगाएंगे? लगाएंगे। इस समय आ रहा है, अभी छोटी सी पॉलिटिकल वो आने वाला है। अब देखिए, यहाँ सामाजिक है ना। सामाजिक का मतलब यहाँ क्या हुआ? अभी आपने पढ़ा था, वहां पे पढ़ा था ना, वहां भी एक शब्द आया था ना, क्या आया था? समाज आया था ना। वही समाजवाद ये शब्द है। यहाँ सामाजिक, जब मनुष्य, हमने आपको पता था पहले क्लास में कि मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी। कैसे है? समाज की परिभाषा क्या है? समाज किसे कहेंगे? अगर समाज की परिभाषा लिखना रहे कैसे लिखें? किसने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? चलिए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के अंतः संबंध को समाज का, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के अंतः संबंध को, अभी आया ना संप्रभुता आई थी ना, आंतरिक और बाह्य रूप से निर्णय लेने की क्षमता। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के अंतः संबंध को हम समाज कहेंगे। सड़क पे दो आदमी चल रहे हैं, एक आगे एक पीछे, और उनसे पूछा जाए क्या आप इनको जानते हैं, तो क्या बताए? नो। लेकिन दोनों अगर एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं, पूछा जाए क्या आप इनको जानते हैं, तो क्या बोलेगा? दोनों सड़क पे ही चल रहे हैं ना, लेकिन एक दूसरे का क्या किया उन्होंने? हाथ कब पकड़ेंगे? जब अंतः कुछ संबंध होगा। उनका नाम है तो पूछेंगे, उनके बारे में पूछेंगे, उनके बैकग्राउंड के बारे में, कुछ भी चीजें कहीं न कहीं अंतः तक ले जाएंगे, तभी तो सामाजिक होंगे। आर्थिक मैंने बता दिया। राजनीतिक शब्द आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि समय को देखते हुए बहुत ज्यादा टाइम, अभी घंटी बजने लगती है। राजनीतिक, सभी को समान रूप से अवसर, किसमें? किसी भी पद पे नियुक्त होने के लिए, किसी भी पद पे इलेक्ट होने के लिए, किसी भी पद पे सेलेक्ट होने के लिए उसे समान अधिकार मिले। आज आप देख रहे होंगे पंचायत चुनाव चलने वाली है। एक बार केस कहा गया हाई कोर्ट, फिर कहा गया सुप्रीम कोर्ट, फिर कहा गया हाई कोर्ट, गया ना। यही तो अधिकार था कि हमें जो आरक्षण मिल रहा है उसके अनुसार हमारी सीटें चली जा रही, यही तो था।
सभी लोग तो डिमांड इसी पे गए थे ना, जो कोर्ट गए लोग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो इसी आधार पे गए कि जब हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि समान अधिकार, लेकिन बात सही है कि जब आर्टिकल 40 में लिखा हुआ है समता का अधिकार या समानता का अधिकार, तो फिर भाई क्यों उनको अलग दिया जा रहा है, हमको नहीं दिया जा रहा है। जैसे उदाहरण के रूप में आप स्वस्थ हैं और ये अस्वस्थ हैं, इनका एक पैर किसी कारणवश, भगवान ने करे किसी का हो, एक पैर इनका कमजोर है और दोनों को कहा जा पुलिस भर्ती में 5 किलोमीटर दौड़ लगाना है, क्या संभव है ये लगा लेंगे? क्योंकि इनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है किसका? विकलांग। अरे ठीक है, पहले समझिए ना, दिव्यांग तो मोदी जी ने दे दिया ना। इसे बेरुबारी को केस में केशवानंद ने क्या कर दिया, बदल दिया। तो दिव्यांग शब्द थोड़ा सा इसको समझे, अभी समझ जाएंगे। ये वीक को और लांग को अलग कर दीजिए, अभी समझ जाएंगे। लिखने का थोड़ा सा, वीक मतलब कमजोर होता है, लांग मतलब लंबा। जो अंग लंबे समय तक कमजोर बना रहे उसी का सर्टिफिकेट विकलांग का बनता है। कल आप अपना हाथ तोड़ लीजिए, चले जाइए पार्सल लेकर के, सीएमओ साहब विकलांग सर्टिफिकेट दे दो, आईएएस का फार्म निकला है तो दे देगा क्या? जो अंग लंबे समय तक, मतलब वो टाइम बता पाना मुश्किल है, तब तक कार्य नहीं करेगा। मान लीजिए डॉक्टर ने कह दिया कि यह 50 साल में तुम्हारा हाथ सही हो जाएगा, हो जाएगा। और आईएएस का मैक्सिमम एज कितना है? 35। क्या फार्म भर लेगा 50 के बाद? नहीं भर पाएगा ना। सेम यही विकलांग और दिव्यांग शब्द का आपका जो है वो अलग है, इसको समझिए। उसी को विकलांग कहते हैं। तो कैसे दौड़ पाएंगे? इनके सुविधा के अनुसार इनका रेस क्या कर दिया गया? कम। यही तो आरक्षण की बात आती है कि जो व्यक्ति उस रेस में उस स्पीड से नहीं दौड़ सकता, किसी भी कारण, चाहे अंग के कारण, चाहे उसकी व्यवस्था के कारण, चाहे उसके रहन सहन के कारण, चाहे संस्कार के कारण, जो भी कारण मान लेते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, वो आर्थिक और सामाजिक पिछड़ा वर्ग की बात आती है, जो वह मूल चीजें हैं, वहां पे उन्हें कुछ न कुछ सुविधाएं बात समझ रहे ना। तो यह विकलांग की बात है। यहाँ राजनीतिक शब्द का यहाँ ये परिपेक्ष निकल के आता है कि न्याय, हमें न्याय कैसे मिलेगा, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हमें आर्थिक रूप से कैसे न्याय चाहिए और राजनीतिक रूप से कैसे न्याय चाहिए। हम अगर प्रधान बनना चाहते हैं तो हमारे ग्राम सभा की सीट अगर SC हो गई तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि तुम पहले आरक्षण ले चुके हो, अब नहीं। यही तो है, और क्या। चलिए, और किसी कोई क्वेश्चन? आगे भी इसमें कुछ पॉइंट है, लेकिन समय अभाव में आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा। हाँ बोले। हाँ, भारत में जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य, तो सर धर्मनिरपेक्ष की क्या होता है? क्या मेरे को आता है?